हेलो दोस्तों, भारतीय राज्यव्यवस्था का अध्ययन हम कर रहे थे और भारतीय राज्यव्यवस्था में हमने पहला चैप्टर पढ़ लिया था, दूसरा चैप्टर पढ़ लिया था। पहला चैप्टर भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से था, उसको हमने पढ़ लिया था। उसके बाद में चैप्टर नंबर 2 जो है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान निर्माण को भी हमने पूरा पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। तीसरा चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं संविधान की प्रमुख विशेषताएं, साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ध्यान देने वाली बात क्या है। जब हमारा संविधान 1949 में जब लागू हुआ था, तो उस मूल संविधान में कुछ संशोधनों के माध्यम से काफ़ी परिवर्तन हुए हैं और सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन जो हुआ वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से हुआ। वह संशोधन इतना वृहद था, इतना परिवर्तनकारी था कि उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की जो है वह संज्ञा दे दी गई थी। उसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण संशोधन हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे विशेष रूप से अगर हम बात करें तो 7वां संशोधन, 42वां, 44वां, 73वां और 74वां, 97वां और 101वां संशोधन महत्वपूर्ण है। हमारा संविधान 1949 में जब अपनाया गया था, तो इसमें जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए वो इन संशोधनों के माध्यम से हुए, जिनमें से जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1976, ये अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला था, क्योंकि इसमें कई बड़े परिवर्तन, इतने बड़े परिवर्तन हुए कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी गई। हालांकि केशवानंद भारती मामले में इन संशोधनों से संबंधित इतने जो संशोधन हुए, 42वां संशोधन अधिनियम 1976 तो हालांकि बाद में हुआ, लेकिन उससे पहले 1973 की मैं बात करूँगा, जब प्रसिद्ध ऐतिहासिक केस हुआ था केशवानंद भारती मामला 1973। इसमें कुछ सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी व्यवस्था की थी कि आप जो संशोधन कर रहे हैं अनुच्छेद 368 के तहत, ये अनुच्छेद 368 के तहत जो संसद को जो पावर मिली हुई है संविधान में संशोधन करने की, उस शक्ति के संबंध में जो है केशवानंद भारती मामले 1973 में कुछ प्रावधान किया गया कि आप संविधान में जो संशोधन करने की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 368 के तहत, उससे आप इस तरह का संशोधन मत करिए जिससे कि उसका मूल ढांचा परिवर्तित हो जाए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि केशवानंद भारती मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत आप इस प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते जिससे कि संविधान का जो है मूल ढांचा बदल जाए। ठीक है, यानी कि आपको संविधान का मूल ढांचा बदलने की अनुमति नहीं है। आप संविधान का मूल ढांचा नहीं बदल सकते अनुच्छेद 368 के संशोधन के माध्यम से। तो ऐसा प्रावधान जो है प्रसिद्ध ऐतिहासिक केस केशवानंद भारती मामले 1973 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया। चूँकि हम पढ़ेंगे संविधान की प्रमुख विशेषताएं, जैसा कि हमारा चैप्टर है साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो देखते हैं संविधान की विशेषताएं। संविधान की पहली विशेषता, सबसे पहली विशेषता है कि ये सबसे लंबा लिखित संविधान है। अब चूँकि मैं बात कर रहा हूँ संविधान की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि संविधान या तो लिखित हो सकता है या फिर हो सकता है कि अलिखित हो, लिखा ही नहीं गया हो। लिखित संविधान की हम बात करते हैं तो अमेरिका का संविधान एक लिखित संविधान है, जबकि ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित संविधान है। अब भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत के अगर संदर्भ में मैं बात करूं तो भारत का लिखित संविधान है। लिखित संविधान अमेरिका का भी है। तो भारत के लिए क्या विशेषता है? भारत का लिखित संविधान तो है, लेकिन ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है।
ठीक है। तो ये भारत के संदर्भ में एक अनूठी विशेषता है कि ये सबसे लंबा लिखित संविधान है। देखा, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि संविधान को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, लिखित जैसे अमेरिका का संविधान और अलिखित जैसे ब्रिटेन का संविधान। भारत का संविधान विश्व का जो है सबसे लंबा संविधान है, सबसे लंबा लिखित संविधान है, ठीक है। ये काफ़ी समग्र और विस्तृत दस्तावेज है। अब हम बात करें, जैसे कि हमने पूर्व में भी बात करी थी, जब मूल रूप से संविधान लागू किया गया था तो इसमें एक प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद थे और 22 इसके भाग हुआ करते थे और 8 अनुसूचियाँ उसमें थी। लेकिन अगर वर्तमान यानी कि 2019 के आंकड़े की हम बात करें तो इसमें एक प्रस्तावना है, 470 अनुच्छेद हैं और 25 भागों में वो बटे हुए हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। उसके बाद भी लगातार संशोधन संविधान में किए जा रहे हैं। ये आंकड़ा 2019 का है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि संविधान को इतना विस्तृत क्यों बनाया गया, इसके पीछे की कारण क्या है, तो इसके पीछे निम्न 4 कारण हैं। उन कारणों की हम चर्चा करते हैं। पहला कारण है भारत का भौगोलिक आकार, यानी कि भारत का अगर आप भौगोलिक आकार देखें तो भारत काफ़ी विविधता भरा देश है। इसका विस्तार काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल ये अपने आप में रखता है। इस वजह से इसको बड़े संविधान की आवश्यकता थी। दूसरा कारण देखें तो इसका ऐतिहासिक था। ऐतिहासिक में हम बात करें भारत शासन अधिनियम 1935 की, तो कहीं ना कहीं हमारे संविधान पर इसका विस्तृत प्रभाव पड़ा है। हमने इसकी काफ़ी सारे प्रावधानों को हमारे संविधान में सम्मिलित किया है। तो एक ऐतिहासिक कारण भी भारत के संविधान पर दिखाई देता है। क्यों इसको इतना विस्तृत बनाया गया, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 ही अपने आप में बहुत बड़ा दस्तावेज था। इसकी चर्चा हमने करी भी थी। जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र और राज्यों के लिए एकल संविधान है। हालांकि अभी जम्मू कश्मीर को भी हमारे संविधान के अंतर्गत ला दिया गया है। अगला कारण है कि संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व था। जैसा कि हमने बात भी करी थी संविधान सभा की आलोचना में कि कानून विशेषज्ञों, राजनीतिकों का जो प्रभुत्व है वो संविधान सभा में देखने को मिलता था। क्योंकि इसमें कानून विशेषज्ञ बैठे हुए थे तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रावधानों को उसमें ऐड कर रहे थे, तो इस वजह से संविधान थोड़ा लंबा हो गया। तो ये कारण थे संविधान सभा को विस्तृत बनाने के पीछे। संविधान को विस्तृत बनाने के पीछे जो प्रमुख कारण थे वो 4 कारण थे जिनकी चर्चा हमने करी। भौगोलिक, ऐतिहासिक और केंद्र राज्यों और जम्मू कश्मीर को छोड़ करके केंद्र राज्यों के लिए एक कल संविधान, यानी कि केंद्र के लिए भी एक ही संविधान है, राज्यों के लिए भी एक ही संविधान है। अलग अलग संविधान नहीं है, क्योंकि राज्य भी बहुत सारे हैं और केंद्र तो एक है, तो इन सब का एक सम्मिलित संविधान है। इस वजह से बड़ा संविधान है। कानून विशेषज्ञों का सभा में प्रतिनिधित्व था, ज़्यादा थे, उनका प्रभुत्व था। इस वजह से ये भी एक कारण है कि संविधान जो है वह विस्तृत हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट विशेषता की, तो ये कहीं ना कहीं विभिन्न स्रोतों से विहित है। मतलब भारत का जो संविधान है इसको कई स्रोतों से इसने प्रावधान ग्रहण किए हैं। हाँ, तो देखिए दूसरी विशेषता की ओर चलते हैं कि ये विभिन्न स्रोतों से विहित है। मतलब भारतीय संविधान में जो है कई देशों के जो संविधान हैं उनका अध्ययन किया, जो हमारे भारतीय पृष्ठभूमि से जो मेल खाते थे उन प्रावधानों को हमने आत्मसात किया है। यानी कि दुनिया में कई सारे देशों के संविधानों का हमने अध्ययन किया, जो हमने अच्छा लगा। हमारी जो
पृष्ठभूमि है उस पर जो सूटेबल मैच खा रहा था, जो सूटेबल था, उसको हमने आत्मसात किया। ठीक है, यानी कि संविधान, कई देशों के संविधानों को हमने छाना, उसके बाद जो हमें अच्छा लगा वो हमने रख लिया। ठीक है, तो दूसरी विशेषता ये है कि हमने विभिन्न स्रोतों से इससे बनाया है, विभिन्न स्रोतों से हमने इसको विहित किया है। जैसे कि अगर हम बात करें भारत शासन अधिनियम 1935 की, जिसका जिक्र मैं बार बार करता हूँ, तो इससे कई सारे प्रावधान जो है आपने शामिल किए गए हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस संबंध में अपनी घोषणा भी की है कि भारत का जो संविधान का जो निर्माण है वो विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। ऐसा नहीं है हमने संविधान ऐसे बना दिया, पहले समस्त विश्व के संविधान को हमने जो है स्टडी किया, उसके बाद हमारी पृष्ठभूमि से जो मेल खाता था हमने वैसा संविधान बनाया है। अगर संविधान का अधिकांश जो ढांचागत हिस्सा है उसकी बात करें तो वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अगर इसके दार्शनिक भाग बात करें, दार्शनिक भाग में कौन कौन से आते हैं, जैसे मौलिक अधिकार आ गए और राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं जिन्हें DPSP कहते हैं, ये हमने लिए हैं, जिनमें मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो आयरलैंड से लिए हैं। उसके बाद बात करें संविधान के जो राजनीतिक भाग है, यानी कि कैबिनेट सरकार का जो सिद्धांत है, कार्यपालिका और विधायिका के संबंध में जो सिद्धांत है, उसका जो अधिकांश हिस्सा है वो हमने ब्रिटेन से लिया है। तो यहाँ से प्रश्न कभी बनता है कि दार्शनिक भाग में मौलिक अधिकार किससे लिए हैं, DPSP किससे लिए हैं, राजनीतिक भाग किससे हमने लिया है। उसके बाद अन्य प्रावधानों की अगर हम बात करें तो अन्य प्रावधानों में हमने कनाडा से कुछ लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया, जर्मनी से लिया, रूस से लिया, जिसे उस समय USSR कहा जाता था। USSR 1991 में इसका जो विघटन हुआ गया क्या, उसके बाद ये रूस कहलाने लगा। उसके बाद हमने फ्रांस की क्रांति से कुछ लिया, दक्षिण अमेरिका से लिया, जापान से लिया। इन सभी के संविधानों से हमने कुछ ना कुछ ग्रहण किया है, कुछ ना कुछ प्रावधान लिए हैं। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है भारत शासन अधिनियम 1935 का रहा है। इस भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने क्या क्या लिया है, इसमें अगर हम बात करें तो संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार, लोक सेवा आयोग और अधिकतर जो प्रासंगिक विवरण है वो हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि संविधान के आधे से अधिक जो प्रावधान है वो भारत शासन 1935 के अधिनियम के समान है या फिर इससे मिलते जुलते हैं। तीसरी विशेषता हम बात कर रहे हैं नम्यता या अनम्यता का समन्वय। नम्यता का मतलब कठोरता, लचीलापन। नम्यता मतलब लचीलापन और अनम्यता का मतलब है कठोरता से। क्या हमारा संविधान लचीला है, क्या हमारा संविधान कठोर है? तो इस तरीके से भी संविधान को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो है नम्यता और दूसरा है अनम्यता। इन दोनों की दृष्टि से संविधान को वर्गीकृत हम कर सकते हैं दो आधारों पर, जैसा कि पहले हमने लिखित पे किया, अलिखित में किया। उसके बाद हम नम्यता और अनम्यता की दृष्टि से भी इसे दो भागों में विभाजित कर सकते हैं कि हमारा संविधान क्या लचीला है या कठोर है। तो अगर हम बात करें कठोर या अनम्य संविधान की, तो ऐसा संविधान कठोर या अनम्य संविधान कहलाएगा जिसमें संशोधन करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होगी। यानी कि ऐसा संविधान जिसको साधारण प्रक्रिया के माध्यम से संशोधित नहीं किया जा सकता। अगर आपको उस संविधान में संशोधन करना है तो आपको विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होगी, और ऐसा संविधान जो है वह अमेरिका का संविधान है। अमेरिका का संविधान एक अनम्य संविधान है, कठोर संविधान है, क्योंकि उसमें संशोधन करने के लिए आपको विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। अगर दूसरी ओर हम बात करें लचीले या नम्य संविधान की, तो यह वह संविधान कहलाता है जिसमें संशोधन करने के लिए आम कानूनी की प्रक्रिया के माध्यम से ही आप उसमें संशोधन कर सकते हैं, आम कानूनों के निर्माण की बात कर सकते हैं। जैसा कि हम बात करें तो ऐसा संविधान ब्रिटेन का संविधान है। यहाँ पर आपको विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है संविधान में संशोधन करने के लिए। अब बात करते हैं, ये तो होगी अमेरिका और ब्रिटेन की। अब भारत में की बात करें तो भारत के संविधान का कैसा प्रकृति है, किस प्रकार का रूप है,
कौन सी विशेषता है, क्या वो नम्य है या अनम्य है, यानी कि लचीला है, कठोर है, कौन सा है। तो भारत का संविधान ना तो लचीला है और ना ही कठोर है। हम भारत के संविधान की बात कर रहे हैं। भारत का संविधान ना तो लचीला है और ना ही कठोर है, ये दोनों का मिला जुला रूप है। अर्थात अनुच्छेद 368 दो तरह के संविधानों का प्रावधान करता है। एक तो है विशेष बहुमत से संशोधित, ठीक है, एक तो विशेष बहुमत की बात करता है, और दूसरा विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन, ठीक है। इन दो तरीके से विशेष संशोधन की बात करता है हमारे संविधान में। एक सेकंड, तो अनुच्छेद 368 के तहत आप दो तरीके से संविधान में संशोधन कर सकते हैं। एक तो विशेष बहुमत के माध्यम से। विशेष बहुमत मतलब दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का जो है वो 2/3 बहुमत होना चाहिए, और प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत होना चाहिए, तो इसे विशेष बहुमत कहा जाता है। तो अगर मैं बात करूं विशेष बहुमत की, आप इसको यहाँ देखिए, विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का मतलब है दो तरीके से कि जो दोनों सदन में जो मतदान करने वाले हैं, जो सदस्य मतदान कर रहे हैं उनका 2/3 आपको मिलना चाहिए। 2/3 मतदान आपके पक्ष में होना चाहिए या 2/3 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि 2/3 से कम नहीं होना चाहिए। एक शर्त ये है। दूसरी शर्त ये है कि जो सदन के जो कुल सदस्य हैं, चाहे वो मतदान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इनका 50% प्लस होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो उसे जो है विशेष बहुमत माना जाएगा। जैसा कि इसमें लिखा भी हुआ है कि विशेष बहुमत के लिए दोनों सदनों में उपस्थित मतदान में भाग लेने वालों का तो 2/3 और प्रत्येक सदस्य में कुल सदस्यों का बहुमत, और बहुमत का मतलब मेजॉरिटी से 50% + 1 से है। उसके बाद मैं बात करूं विशेष बहुमत प्लस, ये तो था एक तरीके से संविधान में संशोधन। एक तो इस विशेष बहुमत के माध्यम से किया जा सकता है अनुच्छेद 368 के तहत। एक और होता है जो संघीय ढांचे से संबंधित होता है। अगर संघीय ढांचे में अगर आपको संशोधन करना है तो उसे विशेष बहुमत, ये वाला बहुमत तो चाहिए ही चाहिए होता है, प्लस आधे राज्यों की सहमति भी चाहिए होती है, आधे राज्यों की सहमति। तो ये दो तरीके के संशोधन 368 के माध्यम से किए जाते हैं। इसके अलावा और किस तरीके से, अगर आम विधायी प्रक्रिया के माध्यम से भी संशोधित किए जा सकते हैं। केवल सामान्य बहुमत के माध्यम से संसद जो है उन प्रावधानों में जो है संशोधन कर सकती है। 368 के तहत उनमें संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि बात करें भारत की, तो भारत में विशेष बहुमत से भी संशोधन होता है और आम बहुमत से, यानी कि सामान्य बहुमत के माध्यम से भी संशोधन हो सकता है। आम विधायी प्रक्रिया के माध्यम से भी संशोधन हो सकता है। अब बात कीजिए, जैसे मैं बात करूं विशेष बहुमत के साथ हम संशोधन कर रहे हैं भारत में, तो अगर विशेष बहुमत के साथ संशोधन कर रहे हैं, विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ रही है संशोधन करने के लिए, तो हमारा संविधान कठोर है। और अगर हमारे संविधान में संशोधन करने के लिए सिर्फ आम प्रक्रिया की ज़रूरत पड़ रही है, सामान्य बहुमत की ज़रूरत पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि हमारा संविधान जो है वह लचीला है। क्योंकि हमारे संविधान में दोनों तरह के लक्षण विद्यमान हैं। विशेष बहुमत की भी हमें आवश्यकता पड़ती है अनुच्छेद 368 के तहत, और आम विधायी प्रक्रिया के माध्यम से भी हमारा संविधान संशोधन हो रहा है। यानी कि दोनों तरह के जो है गुण हमारे संविधान में हमें देखने को मिल रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हम भारत का संविधान जो है वह लचीला भी है और कठोर भी है, दोनों का मिला जुला रूप है। ना तो कठोर है, ना ही पूर्ण तरह से लचीला है। इन दोनों का मिला जुला रूप जो है भारतीय संविधान को
देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय विशेषता। चौथा जो हमारा विशेषता है संविधान की, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय विशेषता का क्या मतलब है? एकात्मकता का मतलब है एक तरीके से सेंट्रली सब पावरफुल है, ठीक है, और राज्यों के साथ शक्तियों का बंटवारा वह नहीं करता है। संघीय व्यवस्था का मतलब है कि कहीं ना कहीं राज्यों को भी पावर दी गई है और दोनों जो है मिलजुल के काम करते हैं, दोनों में शक्तियों का बंटवारा है। तो भारत का संविधान जो है वह संघीय सरकार की बात करता है, संघीय सरकार की स्थापना की बात करता है। अगर हम बात करें तो भारत के संविधान में संघ के सभी आम लक्षण विद्यमान हैं। संघ के कौन कौन से लक्षण विद्यमान हैं भारत में? जैसे बात करें, 2 सरकारें हैं, केंद्र सरकार भी है और राज्य सरकार भी है, ये एक संघीय विशेषता है। उसके बाद बात करें शक्तियों का विभाजन है, जैसा कि मैंने कहा केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन भी है। और लिखित संविधान है हमारा, लिखित संविधान है, ये याद रखना, लिखित संविधान होना एक संघीय विशेषता है। और संविधान की सर्वोच्चता है, तो ये भी एक संघीय विशेषता है। उसके बाद संविधान की कठोरता, ये भी एक संघीय विशेषता है। चूँकि संविधान की कठोरता संघीय विशेषता है, तो संविधान का जो लचीलापन है वो क्या हो जाएगी? एकात्मक विशेषता हो जाएगी, जिसको आगे देखेंगे हम। स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीयता जो है संघ की विशेषता है, यानी कि 2 तरीके से हम शक्तियों का विभाजन करें, चाहे न्यायपालिका के स्तर पर हो या सदन के स्तर पर हो। लिखित संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान की कठोरता है, ये सब कहीं ना कहीं संघ के आम लक्षण हैं। अब बात करते हैं अगर एकात्मकता की, तो एकात्मकता या गैर संघीय लक्षण कौन कौन से हैं जो कि भारत में विद्यमान है? बात करें एक सशक्त केंद्र, हम देखते हैं केंद्र सरकार काफ़ी सशक्त है हमारे देश में। उसके बाद में एक संविधान है, राज्यों को कोई संविधान नहीं दिया गया है। अगर राज्यों का अलग से संविधान होता तो हम कहते हैं कि हाँ ये संघीय विशेषता है, क्योंकि दोनों का एक ही संविधान है, तो कहीं ना कहीं ये एकात्मक विशेषता है। एकल नागरिकता, क्योंकि पूरे देश की एक ही नागरिकता है, तो ये भी एकात्मक विशेषता है। अगर संघीय विशेषता होना था तो राज्यों की अलग नागरिकता होनी चाहिए थी और देश की अलग नागरिकता होनी चाहिए थी, जैसा कि अमेरिका में ऐसा है, क्योंकि वो संघीय है। हमारे भारत में ऐसा नहीं है, ये एकात्मक विशेषता है भारतीय संविधान की। संविधान का लचीलापन, ये एक एकात्मक विशेषता है। और संविधान का कठोरता, जैसा कि अपन ने बात की, संविधान की कठोरता जो है वह संघीय विशेषता है और संविधान का जो लचीलापन है वह एकात्मक विशेषता है। इन दोनों में भी कन्फ्यूज होने की आपको ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। कठोर मतलब कि संविधान में आपको जो है केंद्र सरकार अपना मनमाना नहीं कर सकती है राज्यों के ऊपर, क्योंकि वो संविधान कठोर है, तो कहीं ना कहीं वह संघीय है। अगर वो लचीला है तो केंद्र सरकार उसमें आसानी से हस्तक्षेप कर सकती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं केंद्र हावी हो रहा है, तो ये एकात्मकता वाला लक्षण हो गया, लचीलापन एकात्मकता वाला लक्षण हो गया। उसके बाद बात करें एकीकृत न्यायपालिका, चूँकि एक ही न्यायपालिका है पूरे देश के लिए, तो ये भी एक एकात्मकता वाला लक्षण है। और जो केंद्र सरकार है वो राज्यपाल की नियुक्ति करती है राज्यों में, तो कहीं ना कहीं ये भी एक एकात्मकता वाला गुण है, क्योंकि केंद्र जो है राज्यों पे हावी होने की कोशिश कर रहा है। अखिल भारतीय सेवाएं, ये भी केंद्र सरकार स्तर पर, यानी कि केंद्रीय स्तर पर भर्ती की जाती हैं जो है वो सिविल सेवक, और उनको राज्य में तैनाती कर दी जाती है, तो कहीं ना कहीं राज्यों पे हावी होने की यहाँ भी कोशिश की जाती है, तो ये भी एक एकात्मकता का लक्षण है। आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान में तो वैसे ही राज्यों की सारी शक्तियाँ केंद्र के पास चली जाती हैं, तो ये भी एक तरीके से एकात्मकता का लक्षण है। अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारत के संविधान में संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अगर हम बात करें अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद 1 में भी भारत को जो है राज्यों के संघ के रूप में जो है परिभाषित किया गया है। राज्यों के संघ के रूप में बात की गई है कि भारत का अनुच्छेद 1 जो है भारत को एक राज्यों का संघ बताता है, अर्थात राज्यों को जो है संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो एक तरीके से हम देखते हैं नेक्स्ट विशेषता, सरकार का संसदीय रूप। 5 विशेषता है हमारी सरकार का संसदीय रूप। तो 4 विशेषताएं हम देख चुके हैं, अब हम बात करेंगे 5 विशेषता की, सरकार का संसदीय रूप। चार विशेषताएं हमने कौन कौन सी देखी, एक बार फिर से देख लेते हैं। पहली विशेषता, सबसे लंबा लिखित संविधान। दूसरी,
विभिन्न स्रोतों से विहित है हमारा संविधान। नम्यता और अनम्यता दोनों का समन्वय है हमारे संविधान में। एकात्मकता के झुकाव भी है और संघीय व्यवस्था भी है। दोनों व्यवस्थाएं हमारे संविधान में मौजूद है, इसलिए हम कहते हैं एकात्मकता के झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। उसके बाद हम बात करते हैं सरकार का संसदीय रूप। इसमें कहा गया है कि सरकार का जो रूप है वो हमारा कैसा है, संसदीय है। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें तो दो तरीके की व्यवस्था जो है संविधान में हो सकती है, या तो आप अध्यक्ष प्रणाली को अपना लीजिए या संसदीय प्रणाली को अपना लीजिए। अध्यक्ष प्रणाली हमें अमेरिका में देखने को मिलती है, यानी कि अमेरिका का अध्यक्ष प्रणाली है, संसदीय तंत्र को अपनाया गया है। और उसके बाद हम बात करें संसदीय व्यवस्था, जो कि ब्रिटेन में हमको देखने को मिलती है, जिसमें विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय व सहयोग के सिद्धांत पर जो आधारित होती है। संसदीय व्यवस्था यहाँ पे विधायिका और कार्यपालिका है ना, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय के सिद्धांत पर, समन्वय, सहयोग, आपसी सहयोग के सिद्धांत पर जो है आधारित है संसदीय व्यवस्था। चूँकि भारत ने संसदीय प्रणाली को अपनाया है और संसदीय प्रणाली को सरकार के वेस्टमिंस्टर के रूप में भी जाना जाता है, जिसे मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। आप वेस्टमिंस्टर मॉडल की बात करेंगे तो इसका मतलब है संसदीय प्रणाली से है, और मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगर हम बात करें भारतीय संविधान की, भारत का जो संविधान है वो केवल केंद्र में ही नहीं बल्कि राज्यों में भी संसदीय व्यवस्था का प्रावधान करता है। और भारतीय संसदीय प्रणाली की कुछ विशेषताएं हैं जिनकी चर्चा हम अभी करने वाले हैं। तो क्या क्या विशेषताएं हैं? पहली विशेषता यह है कि भारतीय व्यवस्था में, भारतीय संसदीय व्यवस्था में जो है वास्तविक व नाम मात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति होती है। ठीक है। दूसरी विशेषता की अगर हम बात करें तो बहुमत वाले दल की सत्ता होती है। तीसरी विशेषता की बात करें तो विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही होती है। इन सब पॉइंटों का क्या मतलब है आपको समझ में आ रहा है जी? वास्तविक व नाममात्र के कार्यपालक का मतलब है जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, इसका मतलब है राष्ट्रपति, क्योंकि हम जानते हैं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल ये जो है वो कहीं न कहीं नाम मात्र के प्रमुख हैं। इनकी जगह जो है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, पीएम-सीएम जो है पावर का उपयोग करते हैं। ये एक संसदीय प्रणाली की जो है विशेषता है। उसके बाद बात करें बहुमत दल वाले दल की सत्ता, इसका मतलब क्या है? जिसको बहुमत पर प्राप्त होगा वही सत्ता बनाएगा, वही सरकार बनाएगा। तीसरे पॉइंट का मतलब क्या है? विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही, मतलब जो है आपकी सरकार, कार्यपालिका जो है वह कहीं न कहीं विधायिका यानी कि संसद या विधानसभा, अगर राज्यों की बात करें तो विधानसभा, तो इसके प्रति जवाबदेह है। ठीक है, कहीं न कहीं उनको विधानमंडल हो या बात के संसद हो या विधानसभा हो, कहीं न कहीं वहाँ पर आपको जनता को जवाब देना पड़ता है, उनकी एक जवाबदेही बनती है। वो अपना मनमाना नहीं कर सकती। कार्यपालिका जो है वह, सरकार जो है वह कहीं अपना मनमाना काम नहीं करती, उसको संसद में या विधानसभा में जवाब देना पड़ता है। तो ये भारत की यह संसदीय व्यवस्था की, भारतीय संसदीय प्रणाली की एक विशेषता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट विशेषता की, जो आपकी विधायिका है, विधायिका से तात्पर्य संसद और विधानसभा से है। इस बात को आप याद रखिए कि विधायिका से तात्पर्य अगर हम बात करें केंद्र की तो केंद्र पर तो ये संसद इसका तात्पर्य है, और जब बात की जाएगी राज्यों की तो राज्य में इसका तात्पर्य विधानसभा या विधान परिषद से है। विधानसभा या विधान परिषद भी आप कह सकते हैं, जहाँ पर विधान परिषद मौजूद है वहाँ पर विधान परिषद। तो विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, इसका मतलब है कि विधायिका में जो मंत्री बनेगा वो कहीं न कहीं विधायिका का सदस्य होना चाहिए, मेंबर होना चाहिए। पांचवी विशेषता है
प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व, जैसा कि हमने कहा कि सरकार जो है केंद्र स्तर पर तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम में करती है और राज्य में जो है मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम करती है। छठी विशेषता है निचले सदन का विघटन। जैसा कि केंद्र में हम बात करें लोकसभा का और राज्य में बात करेंगे तो विधानसभा, इनका जो है विघटन किया जा सकता है, इनको समाप्त किया जा सकता है। लोकसभा को जो है राष्ट्रपति विघटित करते हैं, राष्ट्रपति विघटित कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, और राज्यसभा को जो है वो राज्यपाल विघटित करते हैं या समाप्त कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं विघटन भी जो है संसदीय विशेषता है। तो भारतीय संसदीय प्रणाली जो है वो कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है। हालांकि दोनों में कुछ अंतर भी है। आपसे अंतर पूछा जा सकता है कि भारत की संसदीय प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में अंतर क्या है, तो दोनों में मूलभूत अंतर है। बात की जाती है भारतीय संसद की, तो भारतीय संसद संप्रभु नहीं है, जबकि ब्रिटिश की संसद जो है वो संप्रभु है, ठीक है। और दूसरी बात करें तो जो भारत का जो प्रधान यानी कि जो भारत का मुखिया है, भारत का जो सर्वोच्च पद है वह निर्वाचित है। यानी कि हम जो है वो गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है कि भारत के जो सर्वोच्च स्तर पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं चुना हुआ होना चाहिए, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो या प्रत्यक्ष रूप से हो, चुना हुआ है। इसका मतलब हम गणतंत्र हैं। गणतंत्र का मतलब यही होता है कि सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति निर्वाचित होना चाहिए, ठीक है। तो इस विशेषता को जो है गणतंत्र कहा जाता है। तो भारत जो है वह कहीं ना कहीं गणतंत्र है। इसका प्रधान जो है वह निर्वाचित है, हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन उसका होता है लेकिन निर्वाचित है। इस वजह से भारत जो है गणतंत्र है, जबकि ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है, क्योंकि वहाँ पर उत्तराधिकारी व्यवस्था चलती है। वहाँ के जो राजा हैं वही प्रमुख होते हैं। हालांकि संसदीय व्यवस्था में अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम भी देखते हैं, अब हमारे देश में भी देखते हैं, जो भी है वो प्रधानमंत्री है। तो कहीं ना कहीं इस संसदीय व्यवस्था को, जो संसदीय सरकार को जो है वो प्रधानमंत्री सरकार के नाम से भी जानते हैं लोग। नेक्स्ट विशेषता की हम बात करते हैं संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। तो कहीं ना कहीं भारत में के संविधान में संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता दोनों के अंतर्गत हमें समन्वय देखने को मिलता है। अगर हम बात करें संसद की संप्रभुता की, जो संसद की जो संप्रभुता का नियम है वो ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है, जबकि न्यायिक सर्वोच्चता का जो सिद्धांत है वो अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है। हालांकि जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है उसकी शक्ति जो है अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति से कम है। भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है वो अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका के संविधान में विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है, और जबकि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान है, ठीक है। यानी कि अमेरिका के संविधान में विधि की एक नियत प्रक्रिया है, फिक्स प्रक्रिया है, जबकि भारत में जो है विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया होती है। यानी कि विधि में जैसा लिखा हुआ है वैसी प्रक्रिया वहाँ हमारे देश में अपनाई जाती है, जिसका जिक्र अनुच्छेद 21 में किया गया है। अगर हम बात करें भारतीय संविधान निर्माताओं ने जो है ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता और अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता के बीच जो है संतुलन बनाने की कोशिश की है। उन्होंने ना तो संसद को संप्रभु बनाया है और ना ही जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय को अमेरिका की तरह जो है सर्वोच्च बनाया है। उसकी शक्तियों को कहीं ना कहीं थोड़ा कम किया गया है। किस तरीके से, अगर हम बात करें संसद की संप्रभुता पर किस तरीके से न्यायालय बैन लगा सकता है और न्यायालय के प्रावधानों को किस तरीके से जो है वो संसद जो है कहीं ना कहीं संशोधित कर सकती है, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। यहाँ पर संसद और न्यायपालिका के बीच में अगर लड़ाई आपको देखने को मिले, संसद और न्यायपालिका, ना तो हमारी न्यायपालिका इतनी पावरफुल है ना ही संसद इतनी पावरफुल है, दोनों में बैलेंस बनाया गया है। किस तरीके से संसद जो है वह न्यायपालिका के संबंध में जो है संशोधन कर सकती है, कुछ संशोधन कर सकती है, संशोधन करने की उसके पास पावर है अनुच्छेद 368 के तहत, और न्यायपालिका के पास जो है वह इन संशोधनों को असंवैधानिक घोषित करने की पावर जो है
उसके पास भी है, न्यायपालिका के पास भी ऐसी पावर है कि वो संसद के प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित कर दे, और न्यायपालिका और संसद के पास भी इस तरह की पावर है कि वह अनुच्छेद 368 के माध्यम से न्यायपालिका के से संबंधित प्रावधानों में जो है वह कुछ संशोधन कर दे, कुछ बदलाव कर दे। जैसा कि हम बात करें कि सर्वोच्च न्यायालय जो है अपनी न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है उसके तहत संसदीय जो कानून है, संसद जो कानून बनाती है उनको असंवैधानिक घोषित कर सकती है। वहीं दूसरी ओर अगर हम संसद की बात करें तो संसद भी संवैधानिक शक्तियों के बल पर संविधान के बड़े भाग को संशोधित कर सकती है। तो दोनों में समन्वय जो है भारत के संविधान में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद अगली विशेषता को मैं नेक्स्ट वीडियो में देखूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।